नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप कट ऑफ खेला करते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा आइडिया हो जाए तो अपनी तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा रिलैक्स भी करना चाहिए पेपर के बाद और कट ऑफ के बहाने आपको रिलैक्स भी मिल जाता है। यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ 14 मई 2023 को, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उन्हीं को फ़िक्र होगी, जो नहीं किए हैं वो अगले साल के लिए भले देख सकते हैं। कट ऑफ जब हम एनालिसिस करते हैं तो कट ऑफ एनालिसिस में 2-3 चीजें हमको ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ी चीज होती है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स जितनी ज्यादा होती है कट ऑफ उतना कम जाता है। दूसरी चीज होती है कि पेपर का जो नेचर है, दूसरा चीज हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ पेपर। आपने सुना होगा कि पेपर कुछ लोग कह रहे होंगे कठिन था, कुछ लोग कह रहे होंगे सरल था। कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं। ना पूरा पेपर कभी सरल होता है, ना पूरा पेपर कभी कठिन होता है। एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, मॉडरेट था, शब्द यूज कर लेते हैं। लेकिन पेपर जो होता है वास्तव में प्रश्नों से बना होता है। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूंगा, यूपी कमीशन के साथ हर बार ये चीज जुड़ी रहती है, जो कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ना। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी बहुत कुछ भागीदारी करते हैं रिजल्ट में, आपके कट ऑफ में। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो अभी 250 के आसपास सीट्स हैं, 173 76 जो भी आप सुनते हैं वो हैं। लेकिन ये 250 के करीब पहुंच चुकी है। आगे बढ़ के ये 300 भी हो सकती है। हम मान सकते हैं कि अगर ये 250 के करीब रहेंगी, उसी की बात हम करेंगे। इससे ज्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सीट्स बढ़ेंगी तो कट ऑफ गिरेगा, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का प्रभाव लास्ट में पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम 250 के आसपास की बात करें, 240 के आसपास की सीटें सुनाई दे रही हैं कि इतनी तो हो गई हैं। और इतने की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ क्या जाएगा, ये पूरी एनालिसिस इस पे डिपेंड करती है। लेकिन नेचर ऑफ पेपर की अगर बात करें तो पेपर, जैसे हमने कहा कि पेपर कुछ क्वेश्चन सरल, कुछ क्वेश्चन कठिन, तो ना आप उसको सरल कह सकते हैं ना कठिन कह सकते हैं। बीच का पेपर, यानी कि एक स्तरीय पेपर था, एक लेवल का पेपर था। लेकिन गड़बड़ यहां पर हो जाता है, जो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे बड़ी समस्या हो जाती है। कौन कौन से डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे, अगर हम उस पर नजर डालें तो उन प्रश्नों की संख्या अगर एक तौर पे देखेंगे जिनपे आप दावा कर सकते हैं, तो उनकी संख्या आपको मिलेगी 6, 5 संख्या ऐसी है जिनपे आप बिल्कुल सीना तान के, सीना ठोक के दावा कर सकते हैं। उन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन देखो आपको ये मिलेगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई भी वन भूमि नहीं है। ये डेटा आउटडेटेड है, पुराना डेटा है। डेटा सरकारी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। सरकारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जो टूरिज्म की वेबसाइट है, तो टूरिज्म वाली वेबसाइट पे ये दिया हुआ है। उसके आधार पे इन्होंने इसको मान लिया कि ये सही है, ठीक है। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई ये आउटडेटेड बात है, तो इसको आप कैसे मान सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो इन्होंने जवाब दिया है, उस जवाब को अगर देखेंगे आप, तो इस प्रश्न का जवाब ये 20 सीरीज है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन था। इन्होंने कह दिया है कि दोनों 1 और 2 सही है ना। लेकिन वैसे देखेंगे आप तो इसमें दोनों सही नहीं होंगे, ये आंकड़ा आपका बदल जाएगा। इसके सारे जो प्रमाण हैं, मैं आपको एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक आप इस पे डिस्प्यूट वाला जो आपका फॉर्म है उसमें इसको डालिए और विवादित प्रश्नों में इस पे क्लेम करिए आप। एक ये है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है या है। इन्होंने 4 इसमें प्रकार दिए हैं। एक परम निर्धनता या पूर्ण निर्धनता, दूसरा सापेक्ष यानी कि ऑब्सोल्यूट, और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, तीसरा है व्यक्तिपरक, और चौथा है प्रकार्यात्मक या फंक्शनल पॉवर्टी। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, जब आपने शुरू किया होगा निर्धनता के बारे में, अगर कोई आपसे एक झटके में पूछे तो आप तुरंत बताएंगे कि 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण निर्धनता और दूसरी सापेक्ष। बाकी ये प्रकार नहीं है निर्धनता के। व्यक्तिपरक निर्भरता क्या होती है, ये निर्धनता, ये पॉवर्टी ऐसी होती है जैसे पति पत्नी में एक ज्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, तो दूसरे की अपेक्षा पहला जो है वो गरीब है। व्यक्तिपरक तो ये हो गई, एक कमा रहा है 25,000 रुपये पर मंथ और एक कमा रहा है 2,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो इसकी अपेक्षा ये गरीब हो गया। सापेक्ष में भी ऐसा हम देखते हैं, लेकिन ये जो व्यक्तिपरक है तो ये एक ही परिवार में ऐसा हो जाएगा। ये इसका कोई प्रकार वैसे नहीं होता है। नॉर्मली ये 1, 2 आपको मिलेगा, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, हर जगह इस पे आप दावा कर सकते हैं। तीसरा, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। बचपन से आप पढ़ते चले जा रहे हैं कि 1872 में जो लॉर्ड मेयो था,
लॉर्ड मेयो के काल में ये सबसे पहले हुई, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं थी। तो हम पहली जनगणना जब भी मानते हैं, आयोग भी बहुत बार पूछ चुका है, ये 1881 मानते हैं, इसमें 1872 दिया भी नहीं है, 1871 ये आंसर कर रहे हैं। 1871 किस आधार पे कर रहे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे था? अगर इसकी बात करें, भारत की जो रैंक थी वो, तो आप कई जगह देखें, करंट अफेयर की बुक में आपने कई जगह पढ़ा होगा, ये 9वां स्थान था। हमने खुद डिस्कस किया था इसको अपने करंट अफेयर की क्लास में, 9वां स्थान था। अगर थोड़ा सा आप डेटा जाएंगे तो कहीं कहीं आपको 8वां मिल सकता है, वो यहाँ पे विकल्प में ही नहीं है। इन्होंने उठा के इसका 10वां आंसर ये मान लिया है, तो 9वां इसका सही आंसर होना चाहिए। इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया है और उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1611 में, तो ये 1608 में आया, पहला तो गलत है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तुर्की भाषा का जानकार वो था, उसे तुर्की भाषा आती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वाइफ ही ऐसी थी जो तुर्की भाषा में बात करती थी। अब तुर्की भाषा में अगर वो बात ना करता तो वाइफ से कैसे उसका काम चलता, वार्तालाप कैसे होता? शादी वाइफ के साथ जो रहेगा तो वो भाषा तो वैसे भी सीख जाएगा। वैसे भी ये अच्छा जानकार था, इसकी बातचीत भी जो शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो इसी भाषा में हुई थी। तो इसका भी सोर्स है, मिल जाएगा आपको, मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस प्रश्न का इन्होंने जवाब दे दिया है, दोनों गलत है। यहाँ पर ए दे दिया है, यही तो दिया है 91 का, मैं एक बार फिर से, हाँ ठीक है, इन्होंने ए दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीदादार कौन था? 126 नंबर सवाल का जो ये जवाब दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, यानी कि पत्राचार से संबंधित व्यक्ति को ये बता रहे हैं। जबकि आप एस.के. पांडे जी की बुक उठाएंगे, उसमें अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, ये आपको मिल जाएगा। यानी कि ऐसा अधिकारी, मैं आपको इसको एस.के. पांडे जी की बुक में वहां पे सोर्स दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि ऐसा अधिकारी, उसमें एक शब्द यूज हुआ है, बस इतना अंतर है। उस बुक में लिखा हुआ है कि शाही धन रखने वाला। तो जो शाही धन रखने वाला व्यक्ति है, शाही धन रखने वाला, तो अगर सटीक आप ये नहीं दे रहे हैं तो हिसाब किताब वो रखेगा, शाही धन जो रखेगा, तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये तो 5 क्वेश्चन ऐसे हुए जिसको आप दावे के साथ कर सकते हैं और ये चेंज होंगे। अगर आपने अच्छे से दावा कर दिया तो ये चेंज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं अभी बता रहा हूं। बीच में मैंने कहा ना, जिनके ये क्वेश्चन सही हैं और इसके मार्क्स वो जोड़ रहे हैं अभी के आंसर के हिसाब से, तो ये चेंज हो जाएंगे, तो उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। अब चलिए इस पे बात करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन कोई दावा आप वैसे नहीं कर पाएंगे, मैच करने का क्वेश्चन था। यहां पे देखिए, ये वायरस लिखा है, ये बैक्टीरिया, और दोनों जगह यहां पे विषाणु विषाणु कर दिया है। ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, लेकिन आयोग ने और कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि जहां पे कुछ भी डिस्प्यूट होगा वहां पे इंग्लिश वर्जन को वरीयता दी जाएगी, इसको माना जाएगा। तो ना आयोग मानेगा ना कोर्ट मानेगा, इस पे आप क्लेम करेंगे कुछ नहीं होगा। संसद की संयुक्त बैठक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आर्टिकल 109 है और यहाँ पर अनुच्छेद की जगह पे कुछ दिया ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप दावा करेंगे तो आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मान लेगा कि एक तरफ तो सही था, आप दोनों वर्जन इंग्लिश और हिंदी देखिए। जब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया था, इधर आप देखते तो आपको मिल जाता। 2 क्वेश्चन जो ये है, ये डिलीट जरूर हो सकते हैं, मतलब डिलीट होने की संभावना 1% है, लेकिन इसमें कोई वैसा क्लेम आप नहीं कर सकते। लेकिन आयोग इनको डिलीट भी नहीं करेगा, ये मान लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन, चाहे ये अनुच्छेद वाला है और चाहे ये दूसरा ये वाला क्वेश्चन है मैच वाला, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने अगर देखा तो 5 क्वेश्चन जो हैं, इन 5 क्वेश्चंस पे आप क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन ये आप कहेंगे तो आयोग मानेगा नहीं। आपने अगर इसको सही किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा, या उनको लगेगा कि हिंदी मीडियम के साथ बड़ा बुरा हो गया, ऐसा वो सोचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन बाई दी में सोचा तो इसको डिलीट करके वो नंबर दे देंगे सबको, इतना कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे, सबका नंबर सबको देंगे या सबको नहीं देंगे, वो अलग बात है। तो अगर आपके इन 5 सवालों में से, यानी कि पहला सवाल जो ये वाला है, यहां पर आइए, ये सवाल पहला है, ये वाला 1 मिनट, कैप्टन हॉकिंस वाला, एक सवाल ये खरीदादार वाला, 2 ये हो गए, एक आपका ये रैंक वाला ग्रीन हाउस, एक जनगणना वाला, और एक ये गरीबी वाला, और एक यहां पे उत्तर प्रदेश वाला। अगर आपके 5 के 5 ये सही हैं तो आपके नंबर घटने तय, ये मान के चलिए। इनमें से 2-3 क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ आयोग करेगा तो नंबर घट जाएंगे, अगर होगा तो घटेंगे,
तय का मतलब यही है कि इस पे क्लेम किया जाएगा, लोग क्लेम करेंगे तो आयोग इसको अगर चेंज करेगा आंसर या जो भी करेगा, डिलीट करेगा या क्या करेगा, डिलीट तो करेगा नहीं, यहां पर तो आंसर चेंज करने की ही बात आएगी, तो आपका जो स्कोर है वो प्रभावित होगा, सही शब्द ये होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 और एक 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में अगर 6 को 1.33 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मार्क्स का लगभग ये अंतर आ जाएगा। बहुत बड़ा अंतर होता है, पता नहीं कितने लोग इसमें इन हो जाए और कितने लोग आउट हो जाए, ये हो सकता है। अगर इन पांच के पांचों किसी के ऐसे नहीं होंगे, 1 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, हो सकता है किसी के 5 हो, तो ये प्रभावित हो सकते हैं। इनको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने अपने स्कोर में इन क्वेश्चंस को जोड़ के रखा है तो आप थोड़ा सा सजग रहेंगे, आप देख लीजिएगा। अब बाकी पेपर का नेचर जो मैंने आपको बताया कि पेपर का नेचर कैसा था, नंबर ऑफ सीट्स मैंने बताया कि 250 के आसपास अगर मान लिया जाए, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन की बात हमने कर ली, तो इस आधार पर अब चलिए हम एक कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। आपको मैं बताऊं, लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने फोन किया है, मैसेज किया है, सब बता दीजिए। थोड़ा सा ये कठिन काम होता है। मैंने कुछ सर्वे भी कराने की कोशिश की थी, यूट्यूब पे भी कराया, कई टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसमें कराया, तो उन सब में सर्वे आपको दिखाऊंगा तो उसमें तो बड़े खराब खतरनाक रिजल्ट आ रहे हैं। उसमें तो अगर मैं लिख दूं कितने लोगों का 100 से ऊपर है, तो वहां पे भी 10% लोगों का हाथ उठ जाता है, मेरा है 100 से ऊपर। तो उन सारी चीजों को तो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग सर्वे में मजाक करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर, पेपर के नेचर के आधार पर और नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर जो एक आकलन है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा जारी किया है, तो किसी से मेरा मैच कर सकता है, किसी से मेरा अलग भी हो सकता है। मैं किसी का ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनका नहीं मेरा सही है, मेरा ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये महज एक अनुमान है। आप लोग इसका बस ये मानिएगा कि इस अनुमान का आप लाभ ये उठा सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को, अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो कंटिन्यू कर दें। थोड़े से कम है तब भी कंटिन्यू कर दें, और अगर इससे ज्यादा है तो हर हाल में सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले कई सालों में जो हम लोगों ने जारी किया है, तो मैं जिम्मेदारी उसकी ले सकता हूं कि लगभग उतना वो गया है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ की जो हम बात करेंगे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनकी बात करेंगे, और ओबीसी की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, एससी एसटी की बात करेंगे। यहां पर बहुत ज्यादा रेंज हम लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन +-1 इसलिए कर दिया है कि अगर इतना है आपका तो आप सेफ महसूस करें खुद को। पहले जो हमने बात की है, यहां पर ये बात है कैटेगरी की, यहां पर ये बात हमने की है क्वेश्चंस की, और यहां पर क्वेश्चंस का मतलब यह है कि निगेटिव मार्किंग आपने जितना गलत किया है उसको घटा के कितने क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, और यहां पर हमने बात की है मार्क्स की। इन आधारों पर देखें तो अगर अभी के आंसर की से, आयोग के द्वारा जारी आंसर की से सीसैट में पास होने के बाद आपके जीएस में 87 क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल कैंडिडेट है, 116 मार्क्स के लगभग आपके आ रहे हैं, 115.7576 ये पहुंचेगा। तो अगर इतने आपके आ रहे हैं, आप मेंस जी जान लगा के बिल्कुल अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाएगा, मेंस के लिए आप जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, हो सकता है 87 ही जाए, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि 1-2 नंबर ज्यादा जाती है, तो 87, 88 +-1 यहां पर है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी सेम रहेगा, कई सालों से ऐसे ही जा रहा है, लगातार बराबर ही जाता है। जनरल और ओबीसी में कोई अंतर नहीं रहता है, 116 मार्क्स यहां भी बन रहे हैं आपके, तो ये भी रहेगा, ओबीसी भी यही रहेगा। फीमेल 82 +-1, इतना अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो महिला वर्ग तैयारी करना शुरू कर दें। एससी 79 +-1 और एसटी 70 +-1, यानी कि महिलाओं के 109 मार्क्स बन रहे हैं, एससी के अगर 105 मार्क्स बन रहे हैं, एसटी के अगर 93 +-1 का यहां मतलब है कि इसके 1-2 मार्क्स, 1 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तब भी, तो वो तैयारी करना शुरू कर दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लीजिएगा, लगभग यही रहेगा, क्योंकि पिछले सालों का कट ऑफ भी आप जानते हैं, कई लोगों ने डिस्कस भी किया है, ऐसा ही रह रहा है। ये सीट्स लगभग 250 के पास आसपास हम लोग मान के कर रहे हैं कि इतनी सीट हो जाएंगी। तो अगर सीट्स और बढ़ गई, 300 हो गई, हो सकता है 300 सीट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहां पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन और घट जाएंगे, यहां पे 2 से 3 मार्क्स और घट जाएंगे। अब बात आती है कि तैयारी किसे शुरू कर देनी चाहिए। जिनका भी 84+ है वो तैयारी करना शुरू कर दें, जिनका भी ईडब्ल्यूएस में 84+ है वो भी 84 ही, ओबीसी में जिनका भी 84 है, 84+ आ रहा है, 84 आ रहा है, वो सब तैयारी करना शुरू कर दें।
फीमेल में जिनका 80 प्लस है तैयारी करना शुरू कर दें, एससी में जिनका भी 77 76 आ रहा है वो तैयारी करना शुरू कर दें, और एसटी में जिनका भी 66 67 आ रहा है वो सब तैयारी करना शुरू कर दें। एक चीज और है, इसमें रजिस्ट्रार की कुछ पोस्ट है, शायद 20 की संख्या में वो पोस्ट है। जब डबल डिजिट में पोस्ट होती हैं तो कभी उनका कट ऑफ जो है अलग से बनाया जाता है, तो ऐसे में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है क्योंकि उनका अलग बन जाएगा। अगर उनको साथ में लेके चलेंगे तो 15 दुना 300, यानी कि 20 15 दुना 30 और 20 सीट्स हैं तो 300 हो जाएगा, तो 300 सीट्स इसी में जुड़ जाएंगी तो कट ऑफ पे उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 15 गुना क्वालिफाई होना है, ये सब हम लोग डिसाइड कर नहीं सकते क्या होगा। आयोग क्या करता है, नॉर्मली ऐसा होता है डबल डिजिट में रहती है तो डबल डिजिट में वो लोग अलग कट ऑफ बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत वो भी प्रभाव पड़ेगा। अब जिनके मिलाने के बाद डिस्प्यूटेड वाले क्वेश्चन में मार्क्स जोड़ के उन्होंने रखा है तो वो लोग देख लें, 2-3 क्वेश्चन अगर उनका है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। बाकी जो भी वर्ग हैं, जैसे इसमें दिव्यांगजन हैं, कुछ पूर्व सैनिक होते हैं, कुछ और कोटा वाले जो लोग हैं, तो वो सब इसी आधार पे कैलकुलेट कर लें, जनरल के कट ऑफ से उनका लास्ट ईयर कितना कम गया था, कितना क्या गया था, उसी हिसाब से इसको जोड़ लें। तो इन लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और एक चीज और जान लीजिए कि जिन लोगों का मान लीजिए पेपर सही नहीं हुआ है, किसी के 75 है, किसी के 80 मार्क्स है, किसी के कुछ है 60 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अगले साल के लिए प्रीलिम्स तो पढ़े ही, मेंस भी पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि इन जिन लोगों का इतना है वो मेंस अगर तैयार नहीं किया तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सिलेक्शन होगा। मेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस के लिए तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो चाहे आपका सिलेक्शन प्री में हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेंस की तैयारी तो दोनों लोगों को करना है, तो तैयारी तो सब लोगों को शुरू करना है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल सीरियसली शुरू कर देना चाहिए। ये एक अनुमान है, किसी प्रकार का कोई दावा हम नहीं करते, लेकिन अगर आपका हम पे यकीन है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, और आप लोग तैयारी करते रहें। और अगर कोई आपको इसमें लगता है कि नहीं संशोधन होना चाहिए तो कमेंट करके आप बता दें। आप सहमत हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन असहमत जिस बिंदु पर है उसको जरूर बता दें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दिए दे रहा हूं, वहां पर जो भी प्रमाण हमारे पास हैं वो हम आपको वहीं पे पोस्ट कर देंगे और उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं आयोग के समक्ष, है ना। फॉर्म है, उसमें लिखना होता है कि ये प्रमाण और कैसे कैसे किस पेज पे क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन उसका लिखना होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आप सभी को रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी पास हो, जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। तैयारी आज ही से शुरू करिए, अच्छे से शुरू करिए, नहीं अभी किया है तो 1-2 दिन और मूवी वगैरह देख लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।